इस वीडियो में दो बातें करूंगा। पहली ये कि शिक्षा नीति होती क्या है और कोई सरकार, कोई सत्ता, कोई शासन, कोई गवर्नमेंट शिक्षा नीति लाती क्यों है, उद्देश्य क्या होते हैं। और दूसरी बात, ये जो शिक्षा नीति आती है ये क्लासरूम तक पहुंचती कैसे है। ये जो एजुकेशन पॉलिसीज गवर्नमेंट लाती है वह इम्प्लीमेंट कैसे होती है, ये क्लासरूम तक कैसे पहुंचती है, कैसे ये ट्रांसमिट होती है जनता में। इन दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं आज विमर्श कर रहा हूं। तो पहली बात, व्हाट इज एन एजुकेशन पॉलिसी। एक शिक्षा नीति क्या है और कोई भी गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी लाती क्यों है। देखें, जितनी भी सत्ताएं होती हैं, जितने भी शासन होते हैं पूरी दुनिया भर में, ये आज भी और इसके पहले भी, वे जब शासन में होते हैं तो अपनी शासन की अपनी सोच को वे जनता में रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। शासन नागरिकों पर होता है और नागरिक जो हैं इनका निर्माण शासन करता है या शासन करना चाहता है। वस्तुतः शासन जो कर रहा होता है या शासन जिन पर किया जा रहा होता है वे नागरिक उस शासन का अभिन्न जुड़ाव रखते हैं, ये दोनों। और नागरिकों में से ही निकले हुए लोग ही शासन में भी होते हैं। शासन अपनी सोच के अनुसार जनता का निर्माण करना चाह रही होती है, इसलिए वह जो भी एजेंडे अपने होते हैं उन्हें एजुकेशन पॉलिसीज के माध्यम से वे बच्चों में लाना चाहते हैं। देश के, राष्ट्र के, समाज के बच्चों में लाना चाह रहे होते हैं और कल का नागरिक वे वैसा बनाना चाह रहे होते हैं जैसा शासन की सोच होती है, जैसा शासन का विजन होता है, दृष्टिकोण होता है, जैसा शासन की महत्वाकांक्षा होती है, जैसी गवर्नमेंट की सोच होती है, वह एजुकेशन पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट होती है। आप जब भारत की बात करते हैं, भारत की जो सत्ताएं हैं लगातार आज़ादी के बाद से, तो यहाँ पर एक संवैधानिक मूल्यों पर आधारित सरकारें हैं और जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है वे उन संवैधानिक मूल्यों को समाज में ले जाने के लिए, बच्चों में ले जाने के लिए, नागरिकों में ले जाने के लिए, आज के बच्चे कल के नागरिक होंगे, तो एजुकेशन पॉलिसी लाई जाती है। मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं, एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्र में पल बढ़ रहे बच्चों को कल का स्वाभाविक नागरिक बनाने के लिए, ऐसा नागरिक बनाने के लिए जो शासन की सोच के अनुरूप, शासन जानते ही आप संविधान से चलता है, किसी भी देश का अपना संविधान होता है और संविधान के जो मूल्य हैं उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए, उनको ज़मीन पर उतारने के लिए एजुकेशन पॉलिसीज लाई जाती हैं। यह एक पॉलिटिकल एजेंडा है। और दूसरा एजेंडा जो एजुकेशन पॉलिसी में होता है वह क्या होता है, हर सरकार, हर शासन ये चाहती है कि उसके नागरिक विश्व के जितने तात्कालिक संदर्भ हैं, विश्व के जितने भी तात्कालिक राष्ट्र हैं, उनके समकक्ष मजबूती से खड़े हो सके। यानी अगर हम भारत की बात करें तो भारत का नागरिक कल विश्व की जितने भी राष्ट्र हैं उनके नागरिकों के समक्ष पूरी ऊर्जा से खड़े हो सके और पूरी प्रतिद्वंदिता, एकेडमिक प्रतिद्वंदिता कर सके, उनके साथ
आंखों से आंखें मिलाकर बातें कर सके, ऐसे नागरिकों का निर्माण करने की जिम्मेदारी भी शिक्षा नीति की होती है। तो इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी कि शिक्षा नीति का बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव या जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जनरल ऑब्जेक्टिव है शासन की सोच। मैं बोल दिया बार बार कि शासन की सोच का आधार उस शासन के जो संवैधानिक मूल्य हैं वे ही होते हैं। तो शासन की सोच को जनता में उतारने का एक लक्ष्य और दूसरा लक्ष्य शिक्षा नीति का होता है कि वह विश्व की जो तात्कालिक संदर्भ हैं, विश्व में जो तात्कालिक मतलब कंकरेंट जिसे हम कहें, समकालीन जो एकेडमिक डेवलपमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन एकेडमिक डेवलपमेंट्स के साथ अपने नागरिकों के डेवलपमेंट को कॉम्पिटिटिव स्तर पर लाने की सोच के साथ भी शिक्षा नीति का सृजन किया जाता है। ये दो बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं। तीसरा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि राष्ट्र के निर्माण में आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए शिक्षा नीति को तैयार किया जाता है। मैं ये तीन जो बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको इसलिए रखना चाहता हूं कि इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख करके ही शिक्षा नीतियां बनती हैं। ये प्रत्येक नागरिक को, कम से कम प्रत्येक पढ़े लिखे नागरिक को पता होनी चाहिए और ये रिफ्लेक्ट होती है। और मैं ये यहाँ पर जो तीसरा बिंदु रखा हूँ वह सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा बिंदु मैंने क्या रखा? तीसरा बिंदु ये रखा कि राष्ट्र की तात्कालिक चुनौतियों की, आज की जो चुनौतियां हैं और भविष्य की जो चुनौतियां हम प्रोजेक्ट करते हैं, शासन जो प्रोजेक्ट करता है कि आने वाले कल में देश को ऐसी आंतरिक और ऐसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसके लिए भी हम अपने राष्ट्र के, अपने राज्य के, अपने देश के नागरिकों को तैयार करना चाहते हैं। और तैयार हम कैसे करेंगे? उनको शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा की व्यवस्था ही एक ऐसी व्यवस्था है जो राष्ट्र के नागरिकों का निर्माण करती है। तो अब हम ये देखें कि जो एजुकेशन पॉलिसी तय हुई, जो शिक्षा नीति गवर्नमेंट लाई होती है, वह कक्षा कक्ष तक पहुंचती कैसे है, इसका सिलसिला क्या है। एजुकेशन पॉलिसीज में एजेंडे एक प्रकार से तय होते हैं। उन एजेंडों को, उन दृष्टिकोणों को, उन सिद्धांतों को, उन विजन्स को बच्चों तक कैसे लाया जाता है। और कल यही बच्चे इस एजुकेशन पॉलिसी का रिफ्लेक्शन बन जाते हैं और राष्ट्र की सोच और राष्ट्र के नागरिकों का चरित्र उस शिक्षा नीति के अनुरूप ढलता और सजता हुआ दिखता है। तो ये होता कैसे है? जो एजुकेशन पॉलिसी में एजेंडे तय होते हैं उनको जमीन पर उतारने के स्टेप्स हैं। पहला स्टेप बनता है एजुकेशन पॉलिसी बन जाने के बाद क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क दो तरह का होता है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क और स्टेट क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। शॉर्ट फॉर्म में इसे एनसीएफ और एससीएफ कहते हैं। तो ये जो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क है, ये राष्ट्रीय परिदृश्य में जो बड़ी बड़ी संदर्भ होते हैं उनको खांचे में तय किया जाता है, उसको एक फ्रेमवर्क में, एक ढांचे में तय करते हुए, और जो एजुकेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो रिफ्लेक्शंस हैं, उनको देखते हुए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। एकेडमिक फ्रेमवर्क, शिक्षा नीति एकेडमिक डॉक्यूमेंट है और उस एकेडमिक डॉक्यूमेंट का
एकेडमिक फ्रेमवर्क पूरा तैयार किया जाता है। और ये तैयार करने के लिए भारत में एनसीईआरटी जैसी संस्था है, और एनसीईआरटी का ही जो स्टेट में ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट को लीड करते हुए, वो एससीईआरटी है। तो एनसीईआरटी की बड़ी जिम्मेदारी नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क को तैयार करने की होती है। और नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क शिक्षा नीति में दिए गए विजन्स, ऑब्जेक्टिव्स को कैसे एकेडमिकली आगे प्रोग्रेशन में लाया जाए, उसे तय करने के लिए एनसीएफ तैयार किए जाते हैं। एनसीएफ तैयार हो जाने के बाद एससीएफ बनाने की जरूरत क्यों, यह दूसरा प्रश्न बनता है। एससीएफ बनाने की जरूरत इसलिए होती है कि भारत जैसे विशाल देश में, जहां विविधताएं इतनी अधिक हैं, जहां हर राज्य की अपनी अप्रोचेज है, अपनी संस्कृति है, अपनी समझ है, अपनी भौगोलिक व्यापक परिदृश्य है। भारत के तो एक एक राज्य दुनिया के तमाम देशों से बड़े हैं, आबादी की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से। तो इसलिए भारत में शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने के जो स्टेप्स हैं, वे भी उस विशालता को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एक एनसीएफ बनता है, फिर एससीएफ भी बनता है। प्रायः एनसीएफ उन सभी बातों का एक समावेश रखती है जो एससीएफ में होंगे। उसके बावजूद भी स्टेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए एससीएफ का निर्माण किया जाता है। और ये जो क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क है, यह एक मोटा मोटा रिफ्लेक्शंस है, एकेडमिक रिफ्लेक्शन, एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स, एकेडमिक कलेवर तय किया जाता है कि अब कैसी शिक्षा प्रणाली होगी। यह शिक्षा प्रणाली के जो बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं, बड़े बड़े आयाम हैं, उन्हें तय करने के लिए ये फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। इसमें स्कूली शिक्षा कैसी होगी, इसमें जो उच्च शिक्षा है वो कैसी होगी। अब उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में जो पठन पाठन की विधि होगी वह कैसी होगी, पुस्तकें कैसी होंगी, उन पुस्तकों में लिखी जाने वाली बातों का विमर्श का तरीका कैसे होगा। ये सब कुछ वो तरीकों को, विधियों को, अप्रोचेस को, आयामों को तय करने की बातें फ्रेमवर्क में होती है, क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क में होती है। फिर अब फ्रेमवर्क बन जाने के बाद सिलेबस तैयार होता है, पाठ्यक्रम तैयार होता है। एक एक क्लास में क्या पाठ्यक्रम लागू होगा और उन पाठ्यक्रमों को पढ़ाने की विधि क्या होगी, शैली क्या होगी, तरीके क्या होंगे, किन कक्षाओं में किस तरह की किताबें चलेंगी, बच्चों को किस तरह से उनके चरित्र निर्माण की जो आयाम तय किए जाएंगे, उनके बौद्धिक विकास की जो दिशा तय की जाएगी, वो कैसे होगा। आप एक बड़ा उदाहरण के रूप में एक बड़ा डिफरेंस देखेंगे। जब अभी तक की जो शिक्षा प्रणाली थी, देखें कैसे बदल जाती है। शिक्षा प्रणाली में अभी तक ये था कि हाई स्कूल के बाद बच्चे इंटर में आकर के, हाई स्कूल में पहले हुआ करता था कि साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, इस तरह की बातें थोड़ा हाई स्कूल पर होती थी, लेकिन ये हाई स्कूल तक एक समान किया गया। फिर जो है कि इंटरमीडिएट लेवल पर फिर
ये स्ट्रीम्स का डिवीज़न हुआ। इंटरमीडिएट के बाद, इंटरमीडिएट को मध्यमा कहा जाता था, मध्यमा की बाद जो है कि पूरे डाइवर्जन्स जो है कि ओपन हो जाते थे, अब किधर जाना है ना। तो स्ट्रीम्स बंटती थी और एक स्ट्रीम का दूसरे स्ट्रीम से एक क्लियर कट सेपरेशन हुआ करता था अभी तक, और अभी है। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई, ये कह रही है, और देखिए अभी तक बातें होती थी कि लक्ष्य तो हमारा है छात्र का होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास, संपूर्ण वैयक्तिक विकास हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये सिद्धांत रूप में हुआ करता था। लेकिन ये लागू किया कैसे जाए, तो नई जो शिक्षा नीति है वो कहती है कि अब जो ये स्ट्रीम्स का डिवीज़न है, क्लियर कट डिवीज़न हुआ करता था, इसे हम हटाएंगे। अब हम एक डॉक्टर को भी संगीत में अगर संगीत सीखने की रुचि है तो हम उसे ये अवसर देंगे। एक इंजीनियर को अगर जो है कि तबला बजाने की रुचि है, उसे वोकल्स में रुचि है, उसे खेल की किसी स्पेशल विधा में जाने की रुचि है, तो हम उसे वह भी आयाम देंगे, एकेडमिकली वो आयाम देंगे। तो ये जो संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की जो पटकथा है, वह अभी तक सिद्धांतों में थी और अब व्यवहार में लागू करने की अप्रोचेस लेकर के नई शिक्षा नीति आई है। इन दृष्टिकोणों से मैं इस शिक्षा नीति की बड़ी तारीफ करता हूँ। अच्छा, अब ये एक उदाहरण दिया कि कैसे ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, कैसे शिक्षा नीति चीज़ों को बदलती है। अब हम सिलेबस तय करेंगे, क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क बन जाने के बाद शिक्षा नीति को क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क में उसके एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स को जो है कि सेगमेंट वाइज रिफ्लेक्ट किया जाता है, और उसे फिर जो विषय हैं क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क में ही ये भी तय किए जाते हैं कैसे, किन विषयों पर क्या फोकस, और उन विषयों के संदर्भ की जो पूरी इंटरनेशनल लर्निंग्स है उसको पुस्तकों में रखा जाता है। नेशनल एज वेल इंटरनेशनल एज वेल लोकल लर्निंग को पुस्तकों में रखा जाता है, और इसमें कल्चरल, हिस्टोरिकल जितनी भी बातें हैं सब आती हैं, साइंटिफिक सब आती हैं, और वो जो है कि बुक्स में रखा जाता है, और बुक्स को फिर कक्षा कक्ष में लेकर के जाया जाता है। बच्चों को शिक्षकों के माध्यम से लर्निंग कराई जाती है, और लर्निंग अप्रोचेस तय होते हैं शिक्षा नीति से, क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क से, कि ये लर्निंग कैसे कराई जाएगी। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि शिक्षा नीति स्टेप वाइज कक्षा में पहुंच गई, क्लासरूम में पहुंच गई, और क्लासरूम में बच्चे हैं और बच्चों के साथ शिक्षक है। शिक्षक जो है वो उस एजेंडे के साथ है जो एजेंडा तय किया गया है हमारी एजुकेशन पॉलिसी में, है ना। तो शिक्षा नीति जितने बड़े ऑब्जेक्टिव्स के साथ लाई जाती है, उतने ही बड़े ऑब्जेक्टिव के साथ फिर शिक्षकों का निर्माण किया जाता है। और इसीलिए मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, किसी भी देश में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, प्रशिक्षण संस्थान होते हैं। ये जो शिक्षा नीतियां आई, इन शिक्षा नीतियों को जमीन पर लागू करने के लिए शिक्षा नीति तो बन गई, इसमें हर शिक्षक तो शामिल है नहीं, लेकिन वो हर शिक्षक शिक्षा नीति को लागू करने में सबसे बड़ी धरोहर है, सबसे बड़ी चीज है। शिक्षक ही उस शिक्षा नीति को बच्चों में लागू करेगा, बच्चों में ले जाएगा, बच्चों तक ले जाएगा, और वही शिक्षक जो भले ही इस शिक्षा नीति के निर्माण का हिस्सा नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं हर शिक्षक शिक्षा नीति के निर्माण का हिस्सा नहीं होगा, वो जो है कि देश के जो विद्वत समूह है एकेडमिक, वे जो है कि शिक्षा नीति शासन की साथ बैठ करके तय करते हैं। लेकिन अब उसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी हमारे शिक्षक की होती है, और शिक्षक वह पुल है, वह ब्रिज है, वह माध्यम है जो शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने का सबसे भगीरथ प्रयास करता है। तो अब करेगा कैसे? हर शिक्षक तो शिक्षा नीति का हिस्सा था नहीं शिक्षा नीति को तैयार करने का, लेकिन वो बनेगा कैसे, इसके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं,
जैसे डाइट्स। एनसीईआरटी भी ट्रेनिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एससीईआरटी भी ट्रेनिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और इनका भारत में हर जिले में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। ये डाइट्स की महत्वपूर्ण या हम कहें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुई शिक्षा नीति को कक्षा कक्ष तक ले जाने के लिए शिक्षकों को तैयार करने की, और इसीलिए डाइट्स को दो बड़े काम सौंपे गए होते हैं। पहला काम प्री सर्विस, यानी कि कल का शिक्षक तैयार करने की जिम्मेदारी। प्री सर्विस, सर्विस में आने से पहले का शिक्षक तैयार नहीं, एक पूरा शिक्षक तैयार करना है, एक नया शिक्षक तैयार करना है। तो इसके लिए आजकल कोर्सेज आप सुनते हैं, डीएलएड, बीटीसी, बीएड, ये सारे जो कोर्सेज हैं, ये सारे कोर्सेज डाइट्स, बीएड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो ये सब हैं। और हम फिर इसे कह रहे हैं, डाइट्स आर द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिगेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन दिस रिगार्ड। इस रिगार्ड में डाइट्स सबसे बड़ी संस्था है जो ट्रेनिंग दे करके कल का शिक्षक तैयार करेंगी और शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो दूसरा काम डाइट्स का, इन सर्विस टीचर्स को ट्रेनिंग दे करके जो नई शिक्षा नीति आई है, उसके अनुरूप शिक्षक का परिमार्जन करना। ये तो पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार बना हुआ शिक्षक हो सकता है रिक्रूटमेंट में, आज इसे नई शिक्षा नीति के अनुरूप प्रशिक्षण दे करके नई शिक्षा नीति की महत्वाकांक्षाएं, ऑब्जेक्टिव्स, विजन्स को शिक्षकों में ले जाने का बीड़ा डाइट्स पर होता है। डाइट्स ही वह बड़ी संस्था है, वह बड़ी प्रशिक्षण संस्था है जो एजुकेशन पॉलिसी को सही तरीके से कक्षा कक्ष में ले जाने की जिम्मेदारियों का वहन करती है, और वहन करने की जिम्मेदारियां इस पर होती हैं। इस तरह से मैंने आपको इस विमर्श के साथ साझा किया आज का पूरा वीडियो कि शिक्षा नीति होती क्या है, यह बच्चों तक पहुंचती कैसे है, और बच्चों तक पहुंचने के साथ नागरिकों का निर्माण कैसे होता है। इसके तमाम जो आयाम थे वो मैंने आपको साथ साझा किए। डियर आल, ये जो शिक्षक तैयार हो जाएंगे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, वे शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों के अनुरूप शिक्षा विधियों को शिक्षकों तक ले जाएंगे। शिक्षा विधियों से और तमाम बातों से वे जो है कि बच्चों के साथ विमर्श करेंगे, और ये बच्चे उस विमर्श का हिस्सा बनते बनते कल उस तरह का नागरिक बन जाएंगे जिस तरह की शिक्षा नीति ने कल्पना की होती है। और शिक्षा नीति की कल्पनाएं शासन की मंशा के अनुरूप होती हैं, क्योंकि हर शासन चाहता है कि वह सुगमतापूर्वक अपने नागरिकों के निर्माण को दिशा दे, है ना। थैंक यू फॉर